हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साफ साफ क्लियरली मेंशन है सिलेबस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन तैयार करने हैं, यूवी, आईआर और एनएमआर। एनएमआर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उन्होंने कल वाली सीरीज़ में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 घंटे की क्लास में पूरा कर लिया है। आज की क्लास में हम आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करेंगे और यदि किसी बच्चे कोई डाउट बनते हैं तो वो कमेंट में लिख के अपने डाउट भी बता सकते हैं। अदरवाइज़ बीएससी लेवल पे जितना हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो मैं आपको यहाँ कंप्लीट करा दूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है, देखिए लाइक ज़रूर करें। केवल देख के जा रहे हैं काफ़ी बच्चे, एक लाइक करेंगे तो ऑब्वियस बात है, इट इज़ द मोटिवेशन। लगता है कि यार ठीक है, राइट डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ और हेल्प काफ़ी बच्चों को मिल रही है। ठीक है, और पसंद आता है तो शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करें। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद कीजिए कल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि भाई आपके पास 7 रेडिएशन के 7 रीजन हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। कैसे उत्पत्ति होती है वो कल एनएमआर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। बस आज एक क्विक रिवीजन के तौर पे कि सबसे हाई एनर्जी वाला कॉस्मिक रेज है, उससे कम गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी है, आईआर है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। याद कीजिए बताया सबसे अधिक ऊर्जा वाला कॉस्मिक रे होता है। ऐसी रेज जो ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रही हैं, कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी है ना, ये सारा वर्ड कॉस्मिक है ना, मतलब ब्रह्मांड में ट्रैवल करने वाली रेस, इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। फिर इससे कम गामा, एक्सरे, यूवी, आईआर। यूवी आईआर के बीच में एक और रीजन जिसमें हमें रंग बिरंगी दुनिया दिखती है, विजिबल रीजन, विबग्योर रीजन। फिर माइक्रोवेव है और लास्ट में रेडियो वेव है। ये सब मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में कल ही बता चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। और याद कीजिए कल एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन हमने देखा था कि भाई प्लैंक की जो एनर्जी इक्वेशन है वो इक्वल टू एच न्यू है, जहाँ पे न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है जो सी बट्टे में लैम्डा होता है। सी क्या है? प्रकाश का वेग है, जो हम जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हम ये वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो E बिकम्स SC बाय लैम्डा और H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V समान अनुपाती है वेवलेंथ के। ठीक है, जिससे हमने देखा है कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर जाने पे, कॉस्मिक रेस से रेडियो और वेव्स की तरफ जाने पे हम देखेंगे एनर्जी घट रही है, इसलिए वेवलेंथ लैम्डा तरंग दैर्ध्य इंक्रीज हो रहा है। अब आईआर का रीज़न कितना होता है ज़रा ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए खैर मैं इसको यहाँ पे पूरा एक ही बार में आपको बताता हूँ, ध्यान रखना है क्योंकि आज की क्लास में हम आईआर पढ़ रहे हैं। याद कीजिए रेडियो वेव कल पढ़ा था, एनएमआर। ठीक है, तो इस साइड आ रहे हैं आईआर की तरफ, तो आपको पता आईआर की तरफ आऊँगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो आईआर की एनर्जी ऑब्वियस बात है रेडियो वेव से ज़्यादा होगी। अच्छा, आईआर का रीजन कितने से कितने तक चलता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, 800 नैनोमीटर से लेकर 20,000 नैनोमीटर तक का ये पूरा रीजन होता है। अभी भी बताऊँगा थोड़ी देर बाद भी। इसमें यूवी रीजन है, यूवी रीजन आपका 200 से 400 नैनोमीटर तक होता है और विजिबल रीजन आपका 400 से 800 नैनोमीटर होता है। और ये बहुत बार एग्जाम में जनरल साइंस में पूछा भी जा चुका है कि विजिबल रीजन की क्या रेंज होती है। नैनोमीटर में पूछा जा चुका है, एंगस्ट्रम में पूछा जा चुका है, और आपको पता है नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रम में बदलना है तो यहाँ 0 एक और बढ़ जाएगा, ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिट कन्वर्जन में आपको पढ़ाया भी गया है। ठीक है, तो रीज़न याद रखना है कि आईआर का रीजन 800 से 20,000 नैनोमीटर तक का पूरा आईआर का रीजन है। ठीक है, बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूँ, वो सब कहानी है। अच्छा, इसमें एक और कहानी, जो आपका आईआर है इसमें जो हम डाटा निकालते हैं वो वेव नंबर की टर्म में निकालते हैं। व्हाट इज वेव नंबर? देखो, अगर मान लो एक यूनिट लेंथ है, यूनिट का मतलब उसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मतलब फिक्स सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, यूनिट का मतलब एक ऐसी इकाई, अगर मान लो एक यूनिट इतनी है तो अगली दूसरी यूनिट जब नापूंगा तो वो भी इतनी बड़ी होगी, तीसरी यूनिट भी इतनी ही बड़ी होगी। तो अगर एक यूनिट लेंथ में कुछ वेव पास होती हैं तो उसी को वेव नंबर कहते हैं। अब मान लो यूनिट की जगह मैं ले लूँ सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव पास होंगी वही वेव का नंबर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी ही परिभाषा है कि एक यूनिट लेंथ में अगर सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव पास हो रही हैं उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। बहुत सिंपल सा कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर क्या होगा? तो सिंपली सर, जो वेव नंबर होता है हमारा, वेव नंबर होता है ये 1/λ होता है ना, नंबर ऑफ वेव्स।
एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव पास हो रही है, इट इज कॉल्ड द वेव नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार से। तो आईआर का डाटा किस में निकालते हैं, वेव नंबर की टर्म में निकालते हैं। याद कीजिए कल हमने एनएमआर पढ़ा था, एनएमआर में जो डाटा निकलता है वो केमिकल शिफ्ट है ना, टीएमएस से कितनी दूरी पे हमें रीडिंग मिल रही है, कितना वो डीसील्डेड है, उस डीसील्डेड रीजन पे कितना आपके टीएमएस से दूरी है, केमिकल शिफ्ट है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में उसकी यूनिट निकाली जाती है, जबकि यहाँ पे हम जो रीडिंग निकालेंगे वो वेव नंबर की टर्म में निकालेंगे। वेव नंबर 1/में लैम्डा होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल पर्पज सोचिए, अगर मैं लैब में प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मेरे सामने एक पूरा रीडिंग निकल के आया, किसका, आईआर रीजन का। तो जरा समझिए आईआर रीजन की जब रीडिंग निकल के आएगी और मान लो वो मीटर में होगी, तो सोचो 1 मीटर का तो पेज चाहिए, उस 1 मीटर के पेज में हालांकि वो डाटा ज़्यादा फाइन होगा क्योंकि आप 1 मीटर बड़े पेज में उस रीडिंग को चेक कर रहे हैं, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगी। बट समझिए प्रैक्टिकली 1 मीटर पेज लाना बहुत मुश्किल कार्य है, इसीलिए हम जो वेव नंबर है उसको मीटर में ना निकाल के किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो उसकी यूनिट बनेगी सेंटीमीटर इनवर्स। वाई, क्योंकि वेवलेंथ आप जानते हो, वेवलेंथ जो वेव की लंबाई है मीटर या फिर सेंटीमीटर में निकाली जाती है। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल पर्पस में मीटर में निकालना मुश्किल है, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है सेंटीमीटर बट्टे में है, 1/सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बाकी ये एनर्जी की वही कहानी है कि भैया जो आपका वेव नंबर है वो 1/लैम्डा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में बस ये 1/लैम्डा की जगह न्यू बार रख दिया, तो एनर्जी की इक्वेशन देखो E = SC न्यू बार बन जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे देखो, मैंने आपको बताया आईआर स्पेक्ट्रम सेम वही कहानी है, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, कहानी बताइए सेम वही बात यहाँ पे लिखी है। तो न्यू बार कितना है, 1/लैम्डा है। लैम्डा किस में होना चाहिए, मीटर में जनरली हम क्लासीफाई करते हैं, बट निकालना किस में, सेंटीमीटर में है। बोल भी रखा है यहाँ पे, मैंने मार्क भी कर रखा है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इन आईआर। आईआर में जो प्रैक्टिकल पर्पस है उसके लिए हम यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि भाई बता दो कितना वेव नंबर होगा, है ना, वेव नंबर वगैरह सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वेव नंबर देखो, कैलकुलेट द वेव नंबर कह रहा है कि भैया क्या वेव नंबर होगा जिसकी वेवलेंथ, वेव की लंबाई 2500 नैनोमीटर है। तो वेवलेंथ कितनी दी है, 2500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है, सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप सिंपली कह दोगे सर 10⁻7 है ना, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। क्यों, क्योंकि आप इस मीटर की जगह 100 यहाँ पे रख दीजिए, तो 100 10⁻2 है, 10⁻2 में से 10⁻�9 हट जाएगा तो 10⁻7 बचेगा, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू, वेव नंबर कितना होता है जरा फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, 1/लैम्डा होता है, तो 1/2500 नैनोमीटर। नैनोमीटर की आपने वैल्यू पुट कर दी, फिर इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है फाइनली आप डिवाइड करके निकाल लेंगे, इट इज़ 4000 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपका होमवर्क है 1500 नैनोमीटर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आईआर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने खैर आईआर की आपको रेंज तो बताई दी कि आईआर जो स्पेक्ट्रम है, सर इसकी रेंज कितनी होती है, सर इसकी रेंज है 800 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर से 20,000 नैनोमीटर। किसी बुक में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिया हो रीडिंग तो दिक्कत नहीं मानना कि सर आपने तो इतनी बताई थी, और ऑफेंसिव मत हो जाना कि सर इस बुक में इतना लिखा है। देखो वो एक एग्जैक्ट रीडिंग है, मतलब जनरली जो रिसर्चर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत रीडिंग को बड़ा घटा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस रिसर्चर ने उसी रीडिंग तक काम किया हो तो उसने वहीं तक का डाटा दिया होगा, ठीक है। बट मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये मोस्ट वाइड रेंज बता रहा हूँ कि हाँ 800 से 20,000 नैनोमीटर तक की रेंज होती है, ठीक है। और इस रीजन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, इसकी मैं अभी आपसे चर्चा भी करूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो आईआर रीजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। जैसे एनएमआर को याद कीजिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कह देते हैं, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस भी कह देते हैं। ऐसे ही इस आईआर रीजन को हम वाइब्रेशनल रीजन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो
हमें ये मान के चलना है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड होता है, मान लो एक मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी, अब तक हम इसको बॉन्ड देखते थे, एक डंडा देखते थे। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती है इस बॉन्ड को डंडा नहीं देखना, क्या देखना है, इस बॉन्ड को लाइक अ स्प्रिंग देखना है। भैया जैसे स्प्रिंग में वाइब्रेशन होता है, आपको पता है स्प्रिंग में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है, दबाओगे तो कंप्रेशन, छोड़ दोगे तो रेयरफ्रैक्शन, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सिमिलरली आप बॉन्ड को बॉन्ड नहीं मानोगे, है ना, हालांकि बॉन्ड बॉन्ड ही होता है, इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए इस बॉन्ड को हम लाइक का स्प्रिंग मानेंगे। कैसे मानेंगे, स्प्रिंग, कि जैसे स्प्रिंग में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है, सिमिलरली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बॉन्ड ऐसे ही काम करेगा, कंप्रेशन होगा, रेयरफ्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या मिलेगा सर, उसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा या उसका डाटा मिलेगा। याद कीजिए कल की कहानी कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, वो इस मॉलिक्यूल से बात करेगी, इस मॉलिक्यूल में किससे बात करेगी, उसके बॉन्ड से। देखो कल बात कर रहा था किससे, प्रोटॉन से, पीएमआर, आज बात कर रहा है इस बॉन्ड से। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस बॉन्ड से बात करेगा, बॉन्ड को वाइब्रेट कराएगा, और इसकी एनर्जी मैच हो जाएगी तो वहाँ पे एक रीडिंग मिल जाएगी। सेम कहानी है कल वाली की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मॉलिक्यूल पे आप छोड़ेंगे, कल न्यूक्लियस रेजोनेंस कर रहा था, आज ये बॉन्ड वाइब्रेशन करेगा। इतनी सी कहानी है, कल वाली कहानी को आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, बॉन्ड को आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशनल स्प्रिंग की तरह मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब कहानी है कि वाइब्रेशन कराने के लिए हमें दो मोड कराने पड़ते हैं, या तो स्ट्रेचिंग कराएंगे या बेंडिंग कराएंगे। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करनी है, देखो आप स्प्रिंग में कैसे वाइब्रेशन कर सकते हो, या तो स्प्रिंग को खींच दो, खींचोगे तो उसका हो जाएगा रेयरफ्रैक्शन, छोड़ दोगे फिर से हो जाएगा कंप्रेशन, और उसकी वजह से आप देखोगे स्प्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा है। या फिर स्प्रिंग को मोड़ के देखो, मोड़ोगे, बेंडिंग करोगे, उससे भी वाइब्रेशन बनेगा। तो प्रैक्टिकली जैसा आप स्प्रिंग में देखते हो वही चीज़ यहाँ पे करी है, कुछ अलग से नहीं करा है। क्या कि स्प्रिंग में या तो आप क्या करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेचिंग का मतलब खींचना, ठीक है, या फिर बेंडिंग करोगे, बेंडिंग का मतलब ऐसे मोड़ना। तो दो तरीके से वाइब्रेशन देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया HCl का ये मॉलिक्यूल है, पर हम इस बॉन्ड को क्या मानेंगे, लाइक अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की तरह इसमें स्ट्रेचिंग या फिर इसको कंप्रेशन या फिर रेयरफ्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने स्ट्रेचिंग के लिए कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी हैं, उसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है सिमेट्रिक, ठीक है, और एक होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो दो तरीके से कर सकते हो। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा दिखना। एक जैसा दिखने का मतलब, मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, इससे एक मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ, एक मॉलिक्यूल ये जुड़ा हुआ। अरे सर बॉन्ड से मत जोड़ो, चलो मैं स्प्रिंग से जोड़ के दिखाता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, ये स्प्रिंग से जोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ा है, ये ऐसे ही स्प्रिंग से जोड़ के एक और मॉलिक्यूल से जोड़ा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल ए हो गया, फर्स्ट हो गया मान लो, ये मॉलिक्यूल सेकंड हो गया, और ये मॉलिक्यूल थर्ड हो गया। तीन आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मॉलिक्यूल को, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, हाँ जी, इस मॉलिक्यूल को अंदर की ओर दबा रहा हूँ और इसको भी अंदर की ओर दबा रहा हूँ। देखो सेम साइड दबाने को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक का मतलब ये, हम जो भी काम करेंगे वो सेम डायरेक्शन में करेंगे। अगर अंदर की ओर दबा रहा हूँ, अंदर की ओर ही दबाऊंगा, और दबाने को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो दोनों ही केस में, दोनों ही बॉन्ड पे मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ सर। अगर दोनों ही बॉन्ड पे मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ तो भैया मैं सिमेट्रिक यहाँ पे बेंडिंग कर रहा, सिमेट्रिक यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, नॉट बेंडिंग, इट इज़ द स्ट्रेचिंग, ठीक है। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये स्प्रिंग से एक और मॉलिक्यूल से बंध रहा है, ऐसे ही ये स्प्रिंग से एक और मॉलिक्यूल से बंध रहा है। अब कि इस वाले केस में मैं इन दोनों ही मॉलिक्यूल को बाहर की ओर खींच रहा हूँ। देखो स्प्रिंग को जब दूर की ओर खींचते हो तो उसे हम रेयरफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। रेयरफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मत कह देना बेटा, रिफ्रैक्शन तो डिफरेंट थिंग है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो इट कॉजेज बेंडिंग, इट इज़ द रिफ्रैक्शन। बट आई एम टेलिंग अबाउट द रेयरफ्रैक्शन। व्हाट इज रेयरफ्रैक्शन, कि भैया जो आपका स्प्रिंग है उसको आप बाहर की ओर खींच रहे हो, स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेन आएगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे फिर फोर्स कांस्टेंट वगैरह वो सब कहानी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो सब लग जाएगी। कंप्रेशन में आप दबाओगे तो फोर्स कांस्टेंट रीस्टोरेशन पे ऑब्वियस बात है माइनस के काम करेगा, और फिर से जो है आपकी स्प्रिंग खुल जाएगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होगा। तो आपने देखा जो कंप्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आप कंप्रेशन कर रहे हैं या फिर रेयरफ्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों ही केस में सेम डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। और अगर आप स्प्रिंग में सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो सिमेट्रिक
आपका देखने को मिलेगा। देखो आप मोड़ नहीं रहे हो, मरोड़ नहीं रहे हो, बेंडिंग नहीं कर रहे हो, बस या तो दबा रहे हो या खींच रहे हो, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल हो गया। सर एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो सेम कहानी है, आप बॉन्ड को बना लीजिए। ये आपका एक मॉलिक्यूल, ये स्प्रिंग से जुड़ा है, ये एक और मॉलिक्यूल, ये स्प्रिंग से जुड़ा है, सर ये एक और मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब आप क्या करो, कहानी ये करनी है सर कि एक बॉन्ड को हम अंदर की ओर खींचेंगे, मतलब एक बॉन्ड को हम दबा रहे हैं, एक में कंप्रेशन कर रहे हैं और एक साइड कर रहे हैं रेयर फ्रैक्शन। इस साइड से मैं कर रहा हूँ कंप्रेशन, अंदर को दबा रहा हूँ, और इस साइड से रेयर फ्रैक्शन। तो क्या मैं सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ, नहीं सर, एक काम मैं अंदर की ओर कर रहा हूँ, एक काम मैं बाहर की ओर कर रहा हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसलिए सर ये एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इसमें एक और आप बना सकते हैं। अब तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है कि सर ये एक एटम है, ये एक बॉन्ड से जुड़ा है। हम यहाँ बॉन्ड तो मानेंगे नहीं, हम आईआर पढ़ रहे हैं, आईआर में हमारी आंखें बॉन्ड को एज ए स्प्रिंग देखेंगी, है ना। तुरंत आंखों में ऐसा पावर का चश्मा लगना चाहिए कि आपको बॉन्ड क्या दिखना चाहिए सर, लाइक अ स्प्रिंग दिखना चाहिए। अब क्या कर रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड को मैं बाहर की ओर खींच रहा हूँ और इस वाले बॉन्ड को अंदर की ओर दबा रहा हूँ, अंदर की ओर दबा रहा हूँ, डेट मीन्स कंप्रेस कर रहा हूँ, और इसको बाहर खींच रहा हूँ, रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ये है हमारे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आपकी स्ट्रेचिंग। अच्छा, स्ट्रेचिंग के अलावा एक और काम कर सकते हैं सर, मोड़ने का। मोड़ने का मतलब बेंडिंग। अच्छा, बेंडिंग वाला जो है वो मैंने घर बना दिया है ना। देखो बेंडिंग यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये अच्छा मैंने यहाँ दे रखा है भाई, आई एम सॉरी, ये देखो मैंने यहाँ दे भी रखा है, मेरे को नहीं पता था कि इस वाले इसमें मैंने ये डायग्राम में दिखा रखा है। देखो स्ट्रेचिंग है ना, 2853 सेंटीमीटर इनवर्स कार्बन आपका मिथाइलिन बॉन्ड है, सेम यहाँ पे मिथाइलिन बॉन्ड है। देखो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सिमेट्रिक हो गया। और ये वाला देखो अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आने को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, कंप्रेशन। ये बाहर की ओर जा रहा है, डेट मीन्स रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, एसिमेट्रिक हो गया, यहाँ पे भी इस चीज़ को समझा रखा है। अब आते हैं बेंडिंग पे। बेंडिंग का मतलब मरोड़ना। अब की हम मरोड़ के देखेंगे। तो बेंडिंग जो है वो 4 तरीके से की जा सकती हैं। अच्छा, अब काफ़ी के बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों करते हैं। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा करने से हम मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट जनरेट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आईआर में डाटा चाहिए ना, जैसे कल एनएमआर का डाटा मिल रहा था, ऐसे ही आईआर का डाटा चाहिए, तो हमें मॉलिक्यूल को पोलर बनाना होगा, ध्रुवीय बनाना होगा, उसका ध्रुवीय आघूर्ण आना चाहिए, डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, जो मॉलिक्यूल पोलर होगा, वही आईआर एक्टिव होगा, वही आईआर में अपना एक अच्छा सा स्पेक्ट्रम आपको देगा। समझ गए इस बात को। इसलिए पोलर चाहिए। पोलर बनाने के लिए हम ये काम करते हैं क्या, कि चाहे स्ट्रेचिंग करो चाहे बेंडिंग करो, स्ट्रेचिंग या बेंडिंग से उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट दिख जाए। अगर डाइपोल मोमेंट दिख गया तो वो पोलर है, नहीं दिखा तो नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट हो गया, पोलर हो गया, तो वो आईआर में क्या प्यारा सा रीडिंग देगा। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है, पोलर नहीं है, आईआर इनएक्टिव हो जाएगा, आईआर में वो डाटा देगा ही नहीं। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, नोट करना। और अभी आगे बताऊंगा भी, टेंशन ना लो। नोट्स ये वाले आपको चाहिए, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाइएगा, टेलीग्राम पे नोट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और किसी कोई वैसे डाउट बनते हैं वो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, बेंडिंग 4 तरह की हैं। देखो यही मिथाइलिन बॉन्ड है। अब बेंडिंग 2 तरीके से कर रहा है। एक करेगा प्लेन में, मतलब जिस आप समझिए कि आपका जो मोबाइल है खुद का एक प्लेन है ना, खुद की एक सतह है, मोबाइल की एक सतह है। तो अगर सतह पे करोगे तो उसमें 2 टाइप होती हैं, एक होती है सिसोरिंग, एक होती है रॉकिंग। सिसोरिंग का मतलब क्या है, देखो अगर दोनों बॉन्ड को मोड़ रहे हो इस तरीके से कि दोनों बॉन्ड को एक दूसरे के पास ला रहे हो, समझो इसको 3D में समझो, यहीं पे समझा रहा हूँ। इस वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैं सड़ा के बता रहा हूँ। अभी मैं दबा और खींच नहीं रहा, अब मैं कर रहा हूँ इस वाले बॉन्ड को इस तरह की ओर खींच रहा हूँ, इस वाले बॉन्ड को मैं इधर की ओर खींच रहा हूँ। अब जब खींचूंगा तो मतलब मरोड़ रहा हूँ उनको, है ना। अरे भैया तो सारे मिट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं बैक कर देता हूँ ऐसे करके, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है उनको एक दूसरे के पास लाने को सिसोरिंग बोलते हैं। रॉकिंग का मतलब सेम डायरेक्शन में जाना। अगर देखो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि अगर इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में मोड़ रहा हूँ तो उसको भी इधर ही मोड़ूंगा, बट वो प्लेन में, सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, सेम प्लेन में करने को सिसोरिंग और रॉकिंग बोलते हैं। सेम दोनों को एक दूसरे के सेम साइड ला रहे हो तो वो हो जाएगा हमारा सिसोरिंग, और सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो ऑब्वियस बातें हो जाएगा रॉकिंग। ऐसे ही वैगिंग, देखो वैगिंग होता है आउट ऑफ द प्लेन। अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हो तो उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द प्लेन वैगिंग होना। और एक को एक साइड में मरोड़ रहे हो, ट्विस्टिंग का मतलब ही मरोड़ना होता है, तो एक को एक साइड में मरोड़ रहे हो, दूसरे को दूसरी साइड में मरोड़ रहे हो, प्लेन से बाहर,
जिस प्लेन पे है, मान लो मोबाइल वाले प्लेन पे है, तो मोबाइल के प्लेन से ऊपर, मोबाइल के प्लेन से नीचे, आपकी मोबाइल की सतह इससे ऊपर की ओर खींचना एक बॉन्ड को, और एक बॉन्ड को मोबाइल से नीचे की ओर। अब ये मत सोचना कि प्रैक्टिकली सर मोबाइल के अंदर जाओगे कैसे। आप सोचो कोई मॉलिक्यूल आपके मोबाइल पे पड़ा है, मोबाइल के ऊपर रखा है, तो एक बॉन्ड को उसको ऊपर की ओर खींचो, एक बॉन्ड को नीचे की ओर खींचो। इसको मरोड़ने को हम बेंडिंग को, इस टाइप की बेंडिंग को हम ट्विस्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर दोनों ही बॉन्ड को प्लेन से ऊपर लाऊं या दोनों ही बॉन्ड को मोबाइल के प्लेन से नीचे ले जाऊं, तो सर उसको हम वैगिंग कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और मोबाइल पे पड़े हुए जो आपका बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को मैं सेम डायरेक्शन में ले आया, तो सर मैं इसको कहूँगा कि ये सिसोरिंग है, और दोनों रॉकिंग है, और इस दोनों को मरोड़ के एक दूसरे के पास लाया, तो सर ये सिसोरिंग है। सिंपल सी बात है। सिसोरिंग का मतलब है कैंची की तरह चलाना। कैंची कैसे चलती है कि दो जो कैंची के अलग अलग कोने हैं उनको आप एक साथ लाते हो, तो सिसर से सिसोरिंग बना है। बहुत सिंपल है। और रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब सेम साइड जाना। देखो ये सेम साइड ही जा रहा है। क्लियर है। ट्विस्टिंग का मतलब मरोड़ना, साफ पता चल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक को एक साइड में मरोड़ोगे और दूसरे को दूसरे साइड में मरोड़ोगे। क्लियर है। और रॉकिंग का एक टाइप वैगिंग हो गया, जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा। जैसे रॉकिंग में सेम साइड ला रहे हो, ऐसी वैगिंग में भी आप देखो सेम साइड ही ला रहे हो। सिंपल है। बस 2-3 बार इसको याद करिए, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, कौन कौन से रीजन होते हैं आईआर में। तो एक तो होता है फंक्शनल ग्रुप का रीजन, जिसकी जो वेव नंबर है वो 4000 से 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। दूसरा है फिंगरप्रिंट रीजन। व्हाट इज फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब है, देखो आईआर रीजन ऐसा रीजन है कि जिस मॉलिक्यूल का जो रीडिंग होगा ना, वही रीडिंग निकल के आएगा। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही प्यारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मतलब जो डाटा जिस मॉलिक्यूल का निकल के आएगा, मतलब OH का जो डाटा होगा जिस बॉन्ड से लगा हुआ, वो डाटा हर OH का निकल के आएगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे C2H5OH है आपके सामने, तो C2H5OH, वो OH बॉन्ड का डाटा हमेशा सेम ही आएगा। फिंगरप्रिंट का मतलब ही, आप अपने मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो क्या कोई और आके आपका फिंगरप्रिंट को ओपन कर देता है। आंसर इज नो। आपका जब तक फिंगर नहीं लगेगा ओपन नहीं होगा। तो फिंगरप्रिंट का मतलब ये है कि जो डाटा है वही डाटा हमेशा मिलेगा। और ऐसा मानते हैं कुछ रिसर्चर, यदि आपको NMR और IR का अच्छे से ज्ञान है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल उठा के आपको दे दो, आप उसका तुरंत बता देंगे कि मॉलिक्यूल कौन सा है। हालांकि अब तो कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, है ना। अब तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटर आ गए हैं, उससे सारा मॉलिक्यूल अपने आप ही चित्रण उसका बन जाता है कि भैया ये मॉलिक्यूल होगा। बट जिसको डाटा आइडिया है और थोड़ा सा वो पुराना सिस्टम भी उसके पास है, तब भी वो काम चला लेगा, केवल 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से तैयार करने से, NMR और IR को। ठीक है। तो ये दोनों रीजन आपको याद रखने हैं। फंक्शनल ग्रुप रीजन 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट रीजन 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। और जरा इसको करके देखना कि भैया आपके पास जो 800 नैनोमीटर से 20,000 नैनोमीटर तक का जो रीजन है ना, नैनोमीटर तक का रीजन है ना, इसकी वेवलेंथ निकाल, ये वेवलेंथ तो खैर दी है, इसकी एनर्जी निकाल के देखना। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, अभी खुद ही पता चल जाएगा रीजन कहाँ से कहाँ तक आएगा। एक तो इसकी एनर्जी निकालना। कैसे निकालोगे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था ऊपर, क्या लिखा था, E = SC/में लैम्डा। H प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकंड है। C आप जानते ही हैं, स्पीड ऑफ लाइट, बट्टे में लैम्डा वैल्यू दिया ही है, 800 से 20,000 वैल्यू रख के देखना, इसमें इनकी एनर्जी निकालना। फिर एक ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, एक तो एनर्जी निकालोगे, दूसरा यहाँ पे निकालना इसका वेव नंबर। आप चेक करना फिर वो वेव नंबर किस रीजन में आपको देखने को मिल रहा है, कि आप फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब जो IR का डाटा है, IR स्पेक्ट्रम का जो डाटा है, ये IR रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। उस रेडिएशन को आप सैंपल में डालोगे, सैंपल से ऑब्वियस बात है मशीन में जिसमें IR रेडिएशन छोड़ोगे, उससे ग्राफ बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो IR का ग्राफ है किसके बीच में बनता है, एक तो बनता है ट्रांसमिटेंस बट्टे में वेव नंबर। अब काफ़ी बच्चों के मन में आ रहा होगा व्हाट इज ट्रांसमिटेंस। देखो होता क्या है, ऐसे एक IR रेडिएशन यहाँ पे डाली जाएगी, यहाँ पे आपका सैंपल है, जिस सैंपल की आप रीडिंग निकालना चाह रहे हैं, ये यहाँ से लाइट पड़ी तो उसको हम जनरली एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, और यहाँ से ये लाइट निकल के आई, इसे हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊंगा अभी। ट्रांसमिटेंस का मतलब ये होता है कि जब आपने मान लो लाइट डाली यहाँ से 100% है ना, और मान लो इस सैंपल ने 20% लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ट्रांसमिट कितनी लाइट होगी सर, 80% होगी। तो कितनी % लाइट वहाँ से वापस आई, उसी लाइट को हम यहाँ पे डाटा बना रहे हैं। वाई एक्सिस पे उस ट्रांसमिटेंस को रख रहा हूँ, और वेव नंबर तो आपको निकालना बताइए, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट आपका लेंथ, या 1/λ मैं सिंपली कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, अब देखो IR स्पेक्ट्रम का एक बढ़िया सा यहाँ पे ग्राफ दिया भी है। किसके लिए दिया है, इथेनॉल के लिए दिया है।
कह रहा है इथेनॉल का जो CO कार्बन और ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड है सर, याद करो मेन बात फिर से कह रहा हूँ, कई बार दिमाग में काफ़ी लोगों के होता है ना, हालांकि मेरे भी होता था कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि IR में क्या है और NMR में क्या है। जब शुरू में पढ़ा था कि यार किस में प्रोटॉन की बात कर रहा है और किस में बॉन्ड की बात कर रहा है, तो IR तुरंत दिमाग में डालो, IR मतलब भैया यहाँ पे वाइब्रेशन की बात कर रहा है, और वाइब्रेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड को हमें लाइक अ स्प्रिंग देखना है। अगर इतनी बात दिमाग में बैठने लग गई तो समझ में आएगा कि यहाँ CO एज अ स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है और इसकी रीडिंग यहाँ और यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे ही CH का बॉन्ड ये भी क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो देखो इसकी रीडिंग यहाँ देखने को मिल रही है। क्लियर है? अब यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे मेन बात। अच्छा अब देखो OH का बॉन्ड, OH के बॉन्ड की जो है रीडिंग वो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या सर ये सारी रीडिंग याद करनी होगी? देखो IR फिंगरप्रिंट है इसलिए ये उतना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे करके समझो कि IR जो है वो संस्कृत लैंग्वेज है। कितनी हार्ड है पढ़ना? बहुत हार्ड है पढ़ना, है ना। पर आपको बता दूं कि संस्कृत ही वन ऑफ द, मैं कहूँगा सारी लैंग्वेज का आइडिया मुझे भी नहीं है, पर संस्कृत इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड जिसमें हर वर्ड का एक अलग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, और इसलिए कहा भी जाता है कि संस्कृत जो है सबसे बेस्ट लैंग्वेज है यदि कहीं पे कोडिंग करनी है, क्योंकि इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है। इंग्लिश में अगर आपने कहीं नो लिखा तो भैया कंप्यूटर उसको NO नो भी पढ़ सकता है, KNOW भी पढ़ सकता है ना। बट संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हर चीज़ वो जो ऑब्वियस बात है, जिसके पास संस्कृत हिंदी होगी वो ज़्यादा अच्छे से एलोबरेट कर पाएगा, पर मेरी समझ के अनुसार संस्कृत में हर वर्ड का एक अलग, जो कंठ से बोलते हैं है ना, जिभा से जो बोलते हैं, लिप से जो बोलते हैं, वो हर वर्ड के लिए अलग होता है। इसलिए संस्कृत सेम IR की तरह है भाई, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग स्पेक्ट्रम या अलग अलग रीडिंग निकल के आएगी। तो इसलिए कहूँगा ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कि यहाँ हमें बहुत सारी रीडिंग याद करने की जरूरत पड़ती है। बट आपको मैं ये कहूँगा आपको बस मेन रीडिंग याद करनी है, जो आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। बाकी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जामिनर किस लेवल का देता है ये बिल्कुल नहीं आंका जा सकता, बट हाँ एटलीस्ट इतना तो तैयार करके जाओ कि एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ IR को मैं टच करके आया, पढ़ के आया हूँ, और जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे होगा, नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं। ऑब्वियस बात है भैया, इतना डाटा कहाँ याद करोगे। और जिनकी अच्छे से तैयारी है भैया फिर तो उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं, ये मान के चल सकते हैं, है ना। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, फिलहाल पैनिक नहीं होइए। जब तक एग्जाम में नहीं बैठे, जब तक आप हारे नहीं हैं, जब तक आप युद्ध में हैं, युद्ध में डटे रहना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखो। IR स्पेक्ट्रम कैन बी टेकन ऑफ ए गैस। अच्छा, किस किस का लिया जा सकता है IR स्पेक्ट्रम? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फेज में हो आपका जो मॉलिक्यूल, तीनों का ही सैंपल लिया जा सकता है। और ये जो डाटा है देखो किससे लिया है, FT IR स्पेक्ट्रा। ये FT क्या है? FT मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर एनालॉजी कह सकते हो उसको। ठीक, हालांकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स में भी एक पूरा टॉपिक है, ठीक, बट आजकल उसकी जो कोडिंग है कंप्यूटर में की जा चुकी है। तो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इज डिजिटलाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द FT IR स्पेक्ट्रम विद इन 10 सेकेंड। कितने सेकंड में डाटा मिल जाता है? पूरे मॉलिक्यूल की पहचान कर देगा केवल 10 सेकंड में, है ना। क्योंकि हर मॉलिक्यूल की रीडिंग क्या है, अलग अलग है। मतलब हर मॉलिक्यूल की ना कह के हर जो बॉन्ड है, वाइब्रेशन है, उसकी रीडिंग अलग अलग है। ये मेन बात है, इस बात को समझना। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी देखा होगा, IR का और एप्लीकेशन बता देता हूँ, या स्पेक्ट्रोस्कोपी का और एप्लीकेशन बता देता हूँ। कहीं दूर का स्टार है, हम साइंटिस्ट लोग, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वो यहीं से बता देते हैं कि उस प्लेनेट पे ऑक्सीजन इतना है ना। जैसे वीनस पे देख लो कि वहाँ पे H2SO4 की क्लाउडिंग है ना। और जो आपका जुपिटर है या उसके कुछ आपके मून्स हैं, उसमें जो है डायमंड की वर्षा होती है, या कहीं पे नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या कहीं पे इस प्लेनेट पे या इस एस्ट्रॉइड पे वाटर प्रेजेंट है। कैसे पता चलता है बिना गए? तो ये सब स्पेक्ट्रोमीटर ही उस काम को करते हैं। वहाँ से रीडिंग्स आती है, रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशन को मेज़र करते हैं, फिर चेक करते हैं कि भैया किस एटम से मैच खा रही है, किस बॉन्ड से मैच खा रही है। फिर उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ भाई उस प्लेनेट पे वाटर होने की संभावना है, उस प्लेनेट पे नाइट्रोजन होने की संभावना है। ये हमें ऐसे ही पता चलता है। क्लियर है? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं हुक्स लॉ पे। ये हुक्स लॉ हमने फिजिक्स में 11 में पढ़ा होता है, ठीक है, बट मैं आपको मेन हुक्स लॉ नहीं पढ़ा रहा, जो उसका आउटकम है वो यहाँ पे बताता हूँ। हुक्स लॉ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए बॉन्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। सिंपल सी बात है भाई, जितना बॉन्ड जितनी स्प्रिंग ज़्यादा टाइट होगी, उस स्प्रिंग को खींचने में उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यही कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। सिंपल सी बात है, सरल सी बात है, ठीक है। फिर आगे देखिए,
स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड द मास ऑफ द बॉन्डेड एटम, जितने भारी मास वाले होंगे उनको खींचने में उतना ही ऑब्वियस बात है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा आने वाली है। क्लियर। द अप्रोक्सीमेट वेव नंबर ऑफ एन एब्जॉर्प्शन इज ड्राइव फ्रॉम हुक्स लॉ, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करेगा मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग को डिफाइन करेगा। अच्छा, हुक्स लॉ का फॉर्मूला डायरेक्ट ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो वेव नंबर है वो है 1/2πc, पाई आप जानते हैं जिसकी वैल्यू 22/7 3.142857, और सी जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, और ये अंडर रूट के अंदर है 1/2, आप सभी को पता होगा अंडर रूट को ही हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ हमारा जो है फोर्स कांस्टेंट है, यू या जिसको म्यू भी कह सकते हैं, ठीक, ये हमारा रिड्यूस मास है जिसका फॉर्मूला m1 इंटू m2 अपॉन में m2 होगा। कैसे, मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है, क्लियर। एटम ए का मास m1 ग्राम, एटम 2 का मास m2 ग्राम, तो इनका रिड्यूस मास कितना आएगा, तो रिड्यूस मास कितना होता है m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इट इज़ द रिड्यूस मास। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही ऊपर मैंने रिड्यूस मास की वैल्यू यहाँ रख दी, तो जो हमारा वेव नंबर है वो कितना बन जाएगा 1/2πc, ठीक है, अंडर रूट में f जो कि फोर्स कांस्टेंट है m1 प्लस m2 अपॉन में m1 इंटू m2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको स्ट्रेच करने में, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही टाइटर स्प्रिंग होगी। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट बोली वही बात यहाँ लिखी है, इसलिए नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो बात बोल रहा हूँ वो सारी नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे मन से निकल रहा है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मन से निकलने का मतलब यही है कि ऑब्वियस बात है भैया, किताबें कई बार मैंने पढ़ी होंगी तो उससे जो मेरा जनरलाइज आइडिया निकला होगा कि हाँ भाई इस एग्जाम में इस लेवल तक का पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किए होंगे, उसके आधार पे मेरी मन से इतनी बातें निकली। अब ये मत कहना ये तो अपने मन की कर रहा है, भाई इस वक्त मेरे मन की थोड़ी चलने दो, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी है अलग बात है, जिनकी नहीं है वो इतना तो करके जाओ, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्या पता इससे ही आपका काम बन जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब यही बात मैंने इन शॉर्ट भी लिख दी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द एटम अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है। चलिए अब वही हैवियर एटम लेसर फ्रीक्वेंसी, भाई ऑब्वियस बात है जितना भारी एटम होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितना हल्का एटम होगा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए आ जाओ इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आप सभी को पता है बॉन्ड ऊर्जा, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगेगी या उतनी वहाँ पे एनर्जी होगी। अब जिनको बात समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ, तो बेटा जी एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू SC न्यू बार याद है, H कॉन्स्टेंट C कॉन्स्टेंट, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के या वेव नंबर के। आई एम नॉट saying it as frequency, it is the wave number because it is न्यू बार हमारा वेव नंबर है। तो वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि भाई एनर्जी हो या वेव नंबर हो एक ही बात है, या फिर एनर्जी हो फ्रीक्वेंसी हो एक ही बात है। इक्वल टू कितना होता है सर, H न्यू होता है, तो एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं पे अगर मैं वेव नंबर कह रहा हूँ या फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ या एनर्जी कह रहा हूँ, मतलब एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि सभी आपस में समान अनुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा। और देख लो एग्जाम्पल के तौर पर C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O का बॉन्ड है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, CO बॉन्ड है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड है 2200, है ना, CN 1600, CN 1100। सिंपल, ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी, डबल बॉन्ड थोड़ा कम, सिंगल बॉन्ड उससे कम। आई थिंक इससे आइडिया भी आपको मिल गया होगा। कह रहा था इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डायपोल मोमेंट। बताया ना भैया, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, डायपोल मोमेंट पे, ध्रुवीय आघूर्ण पे। और जिनको डायपोल मोमेंट नहीं पता भैया, ये एटम ए है, ये एटम बी है, एटम ए और बी के बीच में अगर चार्जेस कुछ दूरी पे सेपरेट हो जाएं, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। फिजिक्स वाली परिभाषा कि चार्ज को कुछ दूरी पे बांट दो, उसी को हम डायपोल मोमेंट, ध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, जिसमें ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है ना,
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसका डायपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा होता है। ये बात हमने डायपोल मोमेंट में पढ़ी भी है। इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल है, तो म्यू वेक्टर इक्वल टू कितना का क्यू वेक्टर इंटू एल वेक्टर। ये सब फिजिक्स में हमने पढ़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। ये हो जाएगा क्यू एल साइन थीटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आ जाता है। ये कहानी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जिसका जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा वहाँ पे इंटेंसिटी, देखो यहाँ वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा, उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। जरा समझो, OH बॉन्ड में याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी में मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो पॉलिंग का स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वह मैंने आपको पढ़ाया था। याद कीजिए, उस स्केल के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.4, ठीक है। नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 2.1, लगभग कितना 0.9, ठीक है। और हम जानते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आएगा, ये 0.9 आएगा, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, ये 0.4 आएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है उतनी ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है। ये बात वहाँ पे बताई भी थी, याद कीजिए। नहीं बताई थी तो अब याद कर लो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा ध्रुवीय आघूर्ण होगा, डायपोल मोमेंट होगा। सिंपल सी बात है। और जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उतनी ही इंटेंसिटी से उसकी पीक्स मिलेंगी। ये बात हमें याद कर लेनी है, रट लेनी है अच्छे से, ठीक है जी। चलिए, तो देखो भैया, OH का बॉन्ड ज़्यादा, मैंने बताया इसका डायपोल मोमेंट होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन की उससे कम, कार्बन वाले की उससे कम, ठीक है। तो वही लिखा है, पोलैरिटी ऑक्सीजन वाले की सबसे ज़्यादा है, उसकी इसलिए इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। चलिए आगे आते हैं रेजोनेंस। अब ये कल वाला रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस अनुनाद वाला ही रेजोनेंस है, कि जहाँ पे भैया एक लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, उसके बगल में एक सिंगल और डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे अनुनाद होता है। डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, और इसी को हम जो है रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। तो जब भी अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा, तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना, वो जो बॉन्ड होगा उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और जब भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी, है ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी। इसीलिए जो आपका नॉर्मल है मॉलिक्यूल विदाउट रेजोनेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन द डबल बॉन्ड वाले, या मैं बोलूँ आफ्टर रेजोनेंस। तो देखो यहाँ भी सेम बात बताई है कि जो आपका CO बॉन्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, यहाँ वाले CO बॉन्ड की ν2 है, और यहाँ वाले की ν3 है। तो जहाँ पे रेजोनेंस होने की संभावना नहीं है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब ν1 सबसे ज़्यादा। तो देखो ग्रेटर एन का साइन यहाँ लगाया भी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि जो रेजोनेंस वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान में रखना विदाउट रेजोनेंस वालों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो +R देखने को मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये वाला माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस करना, अनुनाद करना सभी को आता होगा, और मैंने GOC में पढ़ाया भी है। और जब मैं GOC में पढ़ा रहा था काफ़ी बच्चों का कमेंट था सर ये सिलेबस में नहीं है। बेटा जी ये भी तो देखो, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम है, ठीक है, हायर एजुकेशन का एग्जाम है, उसमें तो वो आपके सिलेबस में है। इन चीज़ों को भी सोचें, और वो रेजोनेंस जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको यहाँ भी तो हेल्प करेगा, ठीक है। तो हर तरीके से सोच के चलिए। खैर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो लिखा हुआ है रेजोनेंस डिक्रीज द वेव नंबर। जहाँ पे भी रेजोनेंस होगा +R -R होगा, या कहीं पे भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, वहाँ पे वेव नंबर घटेगा ही घटेगा। नोट कर लेना, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सेम कहानी है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जहाँ भी होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो मैं कहूँगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के या वेव नंबर के। इस बात को ध्यान में रखना, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इंडक्टिव फैक्ट। अब इंडक्टिव फैक्ट में आपको पता है +I वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और -I वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या विड्रॉइंग होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका -I। तो ध्यान रखना -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और जो +R या +I होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। तो देखो बेटा जी, यहाँ Cl ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I शो कर रहा है, -I शो करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, इस वाले में देखो +R बताया ना ऊपर एग्जाम्पल, +R ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कराएगा, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा तो ये +R शो करेगा, फ्रीक्वेंसी को घटा देगा। तो देखो ये बात मैंने यहाँ हाईलाइट करके भी लिखी है कि -I IR फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
प्लस आई आर फ्रिक्वेंसी के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्लस आई की जगह यहाँ प्लस आर लिख दूंगा तो भी काम मेरा चल जाएगा। इतनी बात याद रखनी है, प्लस आई माइनस आई आना चाहिए, इंडक्टिव रेजोनेंस आना चाहिए, तो काम आपका बन जाएगा। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। PYQ का ही मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IR फ्रिक्वेंसी, IR फ्रिक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है, यहाँ भी CHO ग्रुप है, मतलब ये ऊपर वाले ग्रुप तो सेम है। अब यहाँ आ जाओ NO2, NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, -I। CHO ग्रुप भी -I शो करता है, ठीक है, यहाँ भी CHO है, -I। OMe इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, -I पर +R दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I। अब इस पे तो एक ही -I है, इस पे 2 -I हैं, इस पे भी 2 -I हैं, बट OMe से ज़्यादा NO2 का -I होता है, मतलब NO2 ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन OMe। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए कौन जीतेगा सर, थर्ड वाला जीतेगा। फिर कौन आएगा सर इसके बाद, थर्ड वाले के बाद सेकंड वाला आएगा, फिर कौन आएगा सर, फर्स्ट वाला आएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। -I प्रभाव जरूर देखिएगा या +R देखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सर, इसका ऑर्डर ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, रिंग में +R शो कर रहा है, और +R वाला तो अभी बताया सर, है ना, +R वाला तो नहीं करता, मतलब इसकी +R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है फ्रीक्वेंसी के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, तो सेकंड वाला तो और कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा, थर्ड देन फर्स्ट देन सेकंड। वाई, सिंपल सा रीजन है कि सर इसमें तो -I दिखा रहा है, इसमें -I क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ऑक्सीजन इसलिए दिखा रहा है, बट ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, +R इलेक्ट्रॉन देगा भी, -I +R सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा भी, और इलेक्ट्रॉन देगा तो +R क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो भैया फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी इसकी, है ना, तो सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो ये लिखा है, थर्ड लिख दिया क्या, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी, फर्स्ट वाले की इससे ज़्यादा, क्योंकि उसमें केवल -I है, +R कुछ है ही नहीं। चलिए आगे देखो, सेम कहानी है, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया होगा, ओके, अच्छा ये एग्जाम्पल क्लियर है। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड पहले मैं समझा देता हूँ, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लो। हाइड्रोजन बॉन्ड आप सभी को पता है, जब आपका फोन है ना, ये सब पढ़ा चुका हूँ, फोन FON मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन के बीच में आ जाए, तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। क्लियर है, कैसे देखने को मिलेगा, चलो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाता भी हूँ। यह है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, ठीक है जी, यहाँ ऑक्सीजन है, इस पर लगा हुआ H है, ऑक्सीजन पे माइनस, सर हाइड्रोजन पाएगा प्लस, या ऑक्सीजन पाएगा माइनस, ये माइनस प्लस आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, इनके बीच में एक बंध बनेगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और एक बात दिमाग में लगानी है, जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये भी ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ भी होगा उसको आप बिल्कुल ऐसे मान के चलोगे जैसे अभी आपने पढ़ा था ना पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, उसकी तरह। और जहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है याद करना शुरू कर दो। अगर जो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं मजे में, उनको तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। जो याद करके देख रहे हैं ना, अभी पढ़ा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जहाँ भी होता है वहाँ पे वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही तो लिखा है, और इस वाले की ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए साइन कैसा लगाया, ग्रेटर देन का लगाया है। एक एग्जाम्पल दिया होगा, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा के छोड़ दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब भी यही है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग। अच्छा इंक्रीजिंग में पूछा, मैंने डिक्रीजिंग में लगा दिया। ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, पता चला इंक्रीजिंग पूछा डिक्रीजिंग लगाए। ये मैंने हालांकि डिक्रीजिंग लिखा है, लगाया है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बात तो आपको समझ में आएगी मेन ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलिए। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी रेंज है इतनी, और इंटरमोलिकुलर इसकी है इतनी। अब इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनको नहीं पता, केमिकल बॉन्डिंग देख लो, सबसे लास्ट क्लास में यही पढ़ाया है। पूरी एक सीरीज बनाई है, 43 वीडियोस उसमें डाल चुका था, अब ये कुछ वीडियोस और डाल रहा हूँ, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ, इंट्रा दोनों ही पढ़ा चुका हूँ। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी याद रखना कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो हमें साफ साफ यहाँ आइडिया मिल रहा है कि भैया जो हमारा इंट्रामोलिकुलर है उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इंटर वाले की ज़्यादा है। देखो साफ साफ ये रीडिंग हमें यहाँ से पता चल रही है। अगर रीडिंग ना भी रटो, कम से कम इतना भी याद रख लो कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इंट्रा वाले से, तुम्हारा काम बन जाएगा। और जिनको नहीं पता इंट्रा, तो बेटा जी जब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इंट्रा का। ठीक है, और जब अलग अलग मॉलिक्यूल जैसे HF ले लो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अंतर दोनों का पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटर और व्हाट इज इंटरा। क्लियर है?
ठीक है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सर? इंटर वाले की ज़्यादा होगी इंट्रा वाले से, क्योंकि इंट्रा वाले में क्या बन जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और जहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा सर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, जैसे रेजोनेंस में घट रहा था वैसे ही घट जाएगी। हालांकि इसको पढ़ाने के और भी रीज़न मैं बता सकता हूँ, बट फिलहाल इसको रिलेट करके पढ़ लो कि जैसे हम डबल बॉन्ड के करेक्टर की वजह से क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी घटते हुए, ऐसे ही यहाँ भी मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड भी डबल बॉन्ड करेक्टर की तरह कंसिडर किया जाता है। क्लियर? चलो आ जाओ अब आगे। अगर मान लो आपके पास OH बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कंसनट्रेटेड है, और एक डाइल्यूट है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी, या मैं बोलूँ किसकी इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द इंटेंसिटी रेंज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी रेंज बहुत ज़्यादा है, 3500 से लेकर 3200, 320 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज है, जबकि यहाँ पे देखो केवल 60 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की ज़्यादा इंटेंसिटी रेंज होगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो दो अलग अलग रीडिंग दी हैं, मतलब इसकी रेंज है इतनी, लगभग कितनी सर? 350 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी इंटेंसिटी रेंज केवल 60 सेंटीमीटर इनवर्स की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेंज का मतलब इतने से इतने के बीच में डाटा दे सकता है, ठीक है, और जितनी बड़ी रेंज उतना ही ज़्यादा डाटा आपको देने की संभावना होगी। अब यहाँ पे सेम कहानी है कि CH आपका बॉन्ड है, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, CH बॉन्ड है, देखो CH बॉन्ड है, फिर से वही कहानी, बॉन्ड है, इसको स्प्रिंग मानना है। जब ये स्प्रिंग को मैंने IR स्पेक्ट्रम में डाला तो यहाँ पे दो रेंज आपको देखने को मिलती है, इसको हम डबलेट कहते हैं, ये आपको याद करना है। अब जो आपसे डाटा याद करने को कह रहा हूँ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर CH बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा है और सिर्फ फिर CH बॉन्ड लगा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर डबल बॉन्ड लगा है उससे CH बॉन्ड लगा है तो CH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3100 सेंटीमीटर। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है उससे CH लगा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है आपको। अब यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सर 1100, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है 1650, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सर 2150 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ये याद करना है। क्लियर है? फिर से सुन लो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, फिर H जुड़ा है, तो CH बॉन्ड की बात कर रहा है और यहाँ पे C बॉन्ड की बात कर रहा है। इस अंतर को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो CO स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। CO बॉन्ड जहाँ भी होगा जिसको हम कार्बोनिल बॉन्ड कहते हैं, CO मतलब कार्बोनिल, ये कार्बोनिल बॉन्ड है, ये एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 17 से 1725 सेंटीमीटर इनवर्स है। ईस्टर कौन सा ग्रुप होता है? RCOR है ना, इसकी रेंज याद कर लेना 1735 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। एमाइड CONH2 ग्रुप को एमाइड कहते हैं, ठीक है, इसकी रेंज 1650 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। एसिड हैलाइड्स जो CO ग्रुप है और उस पर X लगा है, हैलोजन है ना, जिसमें जनरली क्लोरीन ब्रोमीन आपका होता है, इसकी रेंज जो है 1800 से लगभग थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर दिया है तो उसकी रेंज 2400 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कितना बड़ा रेंज है ना, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग अलग रीडिंग या रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं IR फिंगरप्रिंट है, बहुत बड़ा रेंज है। इस रेंज में जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएंगी मतलब ये मॉलिक्यूल अलग अलग होगा। ऐसे ही NH में आप याद कीजिएगा, प्राइमरी अमाइन की 3300 से 3400 और सेकेंडरी अमाइन की 3100 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। याद करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मेमोनिक्स नहीं है, याद कर लो। हाँ, अगर किसी ने बनाया हुआ है मेमोनिक्स तो प्लीज़ वो हमें भी शेयर कर दे, ताकि या फिर बच्चों को शेयर कर दे, इनका कल्याण हो जाए। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक कि भैया कैसे पता चलेगा कि IR में हमें रीडिंग मिल रही है या नहीं। तो IR की रीडिंग चेक करनी है तो आपको बस ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं। शुरू में ही बोली थी बात कि ध्रुवीय होना चाहिए, डायपोलमेंट कभी भी जीरो ना हो, उसका कुछ ना कुछ डायपोलमेंट निकल के आए, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आए। जैसे HCl का डायपोलमेंट कितना होता है? लगभग 1.35, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 1.35 D इसका डायपोलमेंट लगभग आएगा, और HCl डायपोलमेंट जीरो नहीं है, 1.35 D है, तो डेट मीन्स इसका डायपोलमेंट जीरो नहीं है, यह पोलर है, इसके चार्जेस कुछ दूरी पे बटे हुए हैं, इसीलिए IR एक्टिव होगा। इसमें स्ट्रेचिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे तो उससे आपको IR फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब IR इनएक्टिव कौन से होंगे? IR इनएक्टिव होंगे जो नॉन पोलर होंगे, जिनका डायपोलमेंट जीरो आएगा, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस। भैया चार्ज सेपरेट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आएगा? तो यहाँ तो पोलर ही रहेंगे और नॉन पोलर ही रहेंगे। Cl2 देख लो, सेम कहानी, दोनों ही Cl हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे, चार्ज सेपरेट नहीं हो पाएंगे, डायपोलमेंट जीरो यहाँ पे
देखने को मिलेगा। तो जिनका भी डायपोमेंट 0 होता है वे सभी अध्रुवीय नॉन पोलर होते हैं। तो IR एक्टिव वे होंगे जो पोलर होंगे, इनएक्टिव वो होंगे, इनएक्टिव का मतलब IR में रीडिंग नहीं देंगे, उनके लिए कोई ग्राफ नहीं आएगा, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आएगा, ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर का कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, वो IR इनएक्टिव होंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा IR। बहुत छोटी सी क्लास में मैंने इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, NMR की तरह लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया है। इतना कर लीजिए तैयार, काम बन जाएगा। और पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ठीक है। और लाइक करेंगे तो इट इज़ द मोटिवेशन, क्योंकि मैंने बताया है एक दीमक लग चुका है, उसका काम है, उसको मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ डेली 5 से 6 डिसलाइक। और अब उसको एक ट्रिक और बता देता हूँ कि बेटा जी जिस टाइम पे तुम डिसलाइक कर रहे हो ना, सारे डिसलाइक एक साथ कर रहे हो, वो एक ही टाइम फ्रेम में वो सारे डिसलाइक होते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे डिसलाइक वाले होते तो मैं समझता कि कोई कभी कर रहा है, कोई कभी कर रहा है, पर एक ही टाइम पे सारे डिसलाइक हो रहे, डैट मीन्स बेटा तू अपने मम्मी पापा सबका फ़ोन लेके डिसलाइक कर रहा है। ऐसा नहीं कर, पढ़ लिख ले, अपना सिलेक्शन ले ले। और अगर सिलेक्शन कहीं ले चुका है तो इन मतलब जिस काम के लिए लगा है उस काम में कल्याणकारी बन, ठीक है। खैर इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।